हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विद रोनित। दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों, एक नए वीडियो और एक नए अपडेट के साथ आ रहे हैं जो कि बिहार जुडिशरी से रिलेटेड होगा। साथियों, इसमें हम बात करेंगे सीआरपीसी एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में। और साथियों, जो भी मैं क्वेश्चंस लेकर के आ रहा हूँ आपको लिए सीआरपीसी से, वो डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ लेकर के आ रहा हूँ। और साथियों, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता देना चाहता हूँ कि ऑलरेडी 2 पार्ट्स मैंने सीआरपीसी के कंडक्ट करवा दिए हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिएगा। आज जो मैं पार्ट आपके लिए लेकर के आ रहा हूं दोस्तों, ये पार्ट नंबर 3 है सीआरपीसी का। तो साथियों, बिना देर किए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें जो हम बात करेंगे साथियों, इसमें अध्याय नंबर जो 6 से लेकर के जो 11 के बीच में आ रहा है, उन सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पे डील करेंगे। जो कि धारा, अगर सेक्शंस की हम बात करते हैं तो सेक्शन नंबर 61 से लेकर के सेक्शन नंबर 153 तक के बीच के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, उन सभी क्वेश्चन को एक एक करके विथ एक्सप्लेनेशन के साथ हम डील करते हुए चलेंगे। जहां पे जिस चीज़ की आवश्यकता होगी उस चीज़ को और भी हम अलग से बताने का आपको डेफिनेटली प्रयास करेंगे। साथियों, यहाँ पर देखिए, इसमें इस सेशन में पहला क्वेश्चन कौन सा है, कह रहा है न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन जारी किया गया समन होना चाहिए। तो ये किस प्रकार का साथियों समन होना चाहिए? अगर इस प्रकार से समन जारी किया गया है, किसके अकॉर्डिंग, अगर सीआरपीसी के अकॉर्डिंग समन जारी किया गया होगा तो ये किस प्रकार का समन होना चाहिए? तो साथियों, ये जो समन होना चाहिए, कभी भी हम समन के बारे में पढ़ते हैं तो समन हमारे पास कैसा होना चाहिए? लिखित रूप में होना चाहिए। जब हम सीआरपीसी को खोलेंगे, जब हम सेक्शन नंबर 61 से ही हम स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पे जब हम देखते हैं तो लिखित रूप में होना चाहिए। साथ ही साथ 2 प्रतियों में होना चाहिए, मीन्स कि 2 पृष्ठ में होना चाहिए। और उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित और उस न्यायालय के मुद्रा, मीन्स की सील भी लगा होना चाहिए। किस पे? जब हम कोई भी समन किसी को प्रेषित करते हैं तो वो रिटेन होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है वो रिटेन होना चाहिए। साथ साथ 2 कॉपीज़ में होना चाहिए। जब हम उसको दे रहे हैं तो मुझसे एक कॉपी पे क्या कराएंगे, हम साइन करा करके अपने पास एज अ एविडेंस के रूप में रख लेंगे। और आप देख सकते हैं ये बिहार सीजेट 2009 का ये क्वेश्चन भी रहा। अब इसके एक्सप्लेनेशन को डील करते हैं। कह रहा है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 61 के अनुसार, किसके अनुसार साथियों? जब हम सेक्शन नंबर 61 पढ़ते हैं सीआरपीसी का, न्यायालय द्वारा इस संहिता के अधीन जारी किया गया प्रत्येक समन लिखित रूप में और 2 प्रतियों में उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी या अन्य ऐसे अधिकारियों द्वारा जिसे उच्च न्यायालय समय समय पर निर्दिष्ट करे हस्ताक्षरित होगा और उस पर उस न्यायालय की मुद्रा भी लगी होनी चाहिए। मीन्स कि उस न्यायालय का, उस कोर्ट का क्या लगा होना चाहिए? उस कोर्ट का सील भी उस पर लगा होना चाहिए जब हम किसी को भी इस टाइप का अगर समन चार्ज करते हैं, समन भेजते हैं। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं। कह रहा है समन की तामील किस प्रकार से की जाती है? अगर हमको यहाँ पे प्रक्रिया बोला गया है कि किस प्रक्रिया में हम समन की तामील करते हैं, अगर किसी को हमें समन भेजना होगा तो कौन सा ऐसा प्रोसीजर हम लगाएंगे, किस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हम समन को भेजेंगे? तो उपरोक्त में से किसी के भी द्वारा, या तो पुलिस अधिकारी के द्वारा आप समन किसी को भी भेज सकते हैं, या न्यायालय के किसी अधिकृत कर्मचारी के द्वारा या किसी अधिकारी के द्वारा भी आप क्या कर सकते हैं, समन भेज सकते हैं, या किसी अन्य प्राधिकृत लोक सेवक के द्वारा क्या कर सकते हैं, आप समन को डिस्पैच कर सकते हैं, समन को दे सकते हैं। जब हम एक्सप्लेनेशन को डील करते हैं तो इसमें और भी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं। कह रहा है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 62 के अनुसार प्रत्येक समन की तामील पुलिस अधिकारी द्वारा या अन्य न्यायालय के अधिकारी द्वारा या अन्य लोक सेवक द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी? या तो पुलिस अधिकारी के द्वारा, या न्यायालय के किसी अधिकृत अधिकारी द्वारा, या किसी प्राधिकृत लोक सेवक के द्वारा ही समन को क्या किया जा सकता है, डिस्पैच किया जा सकता है, तामील कराया जा सकता है, ले जाके दिया जा सकता है। यदि संभव हो तो समन की तामील उस समय कि 2 प्रतियों में से एक का परिधान या निविदा न करके व्यक्तिगत रूप से की जाएगी। चाहें तो वहाँ पे व्यक्तिगत रूप से भी क्या किया जाएगा, समन को तामील किया जा सकता है, समन को वहाँ पे दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत समन की तामील संबंधित व्यक्ति के परिवार के उसके साथ रहने वाले किसी वयस्क पुरुष सदस्य, यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, वयस्क पुरुष सदस्य लिखा है के पास समन को छोड़कर की जा सकती है। तो किसके अकॉर्डिंग किया जा सकता है साथियों? तो धारा 64 के अंतर्गत यहाँ पे बात किया जा रहा है। और यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? वयस्क पुरुष सदस्य की बात की जा रही है, अवयस्क की बात नहीं की जा रही है, महिला की बात नहीं की जा रही है। यहाँ पे पुरुष, यही क्वेश्चन में दे करके आपको फंसाने का प्रयास करेगा। एक्सप्लेनेशन को डील करिए। एक्सप्लेनेशन में कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 64 के प्रावधान है कि समन की तामील संबंधित व्यक्ति के परिवार के उसके साथ रहने वाले किसी वयस्क पुरुष सदस्य के पास समन को छोड़ करके की जा सकती है। किसी वयस्क पुरुष को ही हम क्या कर सकते हैं, समन तामील करा सकते हैं, शामिल उसको समन दे सकते हैं। जबकि धारा 62
62 समन की तामील करने के ढंग के बारे में, और धारा 63 निगमित निकायों और सोसाइटियों पर तामील करने के बारे में हमको डिफाइन करता है। तथा धारा 65 जब धारा 62, 63 तथा धारा 64 उपबंधित रूप से तामील हो सके तब तामील की प्रक्रिया का प्रावधान के बारे में यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कर रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में कि किस दंडाधिकारी को उसके क्षेत्राधिकार के बाहर आवाहन पत्र का निर्वहन करना होगा। सामान्यता की बात कर रहा है, जनरली की बात कर रहा है, रेगुलरली नहीं जनरली। तो देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी होगा। उस स्थान के दंडाधिकारी को आवाहन पत्र निर्वहन के लिए भेजेगा। एक्सप्लेनेशन को डील करिए। देखिए एमपी सीजन 1986 का क्वेश्चन भी रहा है। यहाँ पे जो कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 67 के अनुसार स्थानीय सीमा के बाहर निर्वहन सर्विस के लिए आवाहन पत्र समन उस स्थान के मजिस्ट्रेट को तामील के लिए भेजी जाएगी। किसको? वहाँ के मजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर उसकी तामील की जानी है। यह समन किया गया व्यक्ति निवास करता है। मजिस्ट्रेट को समन को 2 प्रतियों में भेजा जाएगा। 2 कॉपीज यहाँ पे होनी चाहिए और 2 कॉपीज में ही क्या किया जाएगा? समन को सर्व किया जाता है। यही इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जब न्यायालय यह चाहता है कि उसके द्वारा जारी किया गया समन की तामील उसकी स्थानीय अधिकारिता के बाहर किसी स्थान पर हो तब वह साधारणतः ऐसा समन 2 प्रतियों में भेजेगा। कब भेजेगा? सक्षम अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट को क्या किया जा सकता है? ये भेजा जा सकता है। जो सक्षम होगा उसी को भेजा जाएगा, इनकम्पिटेंस वाले को नहीं भेजा जाएगा। मीन्स कि नीचे वाले रैंक के मजिस्ट्रेट के पास नहीं भेजा जाएगा। एक्सप्लेनेशन को डील करिए। कह रहे दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 67 के अनुसार जब न्यायालय चाहता है कि उसके द्वारा जारी समन की तामील उसके अधिकारिता के बाहर की जावे। कहाँ पे की जाए? उसके अधिकारिता मीन्स कि उसके जुरिस्डिक्शन के बाहर की जावे। तो बाहर की जाए तो समन 2 प्रतियों में उस मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी जिसकी अधिकारिता में समन किया गया व्यक्ति निवास करता है। 2 प्रतियों में भेजा जाएगा जहां पे जिस जुरिस्डिक्शन के बाहर जहां पे वो क्या करता है, वो व्यक्ति निवास करता है, या जिसकी स्थानीय अधिकारिता में समन की तामील की जानी है। अर्थात न्यायालय सक्षम अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट को क्या देगा? समन यहाँ पर भेज सकता है। यहाँ पे आप लोगों ने ये देख लिया। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे साथियों आपके पास क्वेश्चन जो पूछ रहा है ये निगेटिव टर्मिनोलॉजी में क्वेश्चन पूछ रहा है। कह रहा है गलत उत्तर बताइए। सही उत्तर बताने की बात नहीं कर रहा है, कह रहा है गलत उत्तर बताइए। मीन्स कि निगेटिव टर्मिनोलॉजी में आजकल ट्रेंड हो गया और इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक विधिमान्य वारंट के निम्नलिखित आवश्यक तत्व हैं। तो इसका जो गलत उत्तर होगा साथियों ये डी होगा। कह रहा है इसमें अभियुक्त का नाम होना चाहिए परंतु उसका पता लिखा जाना आवश्यक नहीं है। ये बात सरासर गलत लिख रहा है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या कर रहा है? इसे लिखित होना चाहिए। जाहिर सी बात है जो भी समन होना चाहिए वो लिखित होना चाहिए। सेकंड कर रहा है इसमें न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित भी होना चाहिए। डेफिनेटली यहाँ पे सिग्नेचर होना चाहिए। इसमें न्यायालय की सील लगी होनी चाहिए। ये भी आप लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में ही पढ़ा था। तो साथियों जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो रहा है वही कॉन्सेप्ट आप एग्जामिनेशन में भी लगाएंगे और उसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही आप अपने आंसर को यहाँ पे मार्क करेंगे। क्योंकि थोड़ा सा भी दुर्घटना घट जाती है तो आपका क्वेश्चन वहाँ पे गलत हो जाता है और वो आपका मार्क्स डिडक्ट कर देता है। और आपको एकदम सावधानी पूर्वक एक एक क्वेश्चन को पढ़ करके ऑप्शन को एनालिसिस करके इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि दांडिक न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तार का वारंट प्रवृत्त रहता है। कहाँ पे प्रवृत्त रहता है? जब तक वह रद्द नहीं किया जाता है तब तक वो क्या माना जाता है? तब तक वो माना जाता है कि उसके ऊपर क्या है, वो प्रवृत्ति में अभी भी लागू है। उसको जिस अधिकारी के द्वारा, जिस मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा जारी किया जा सकता है उसी मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा उसको समाप्त भी, उसको रद्द भी किया जा सकता है। और आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन का स्टैंडर्ड झारखंड में और एमपी में भी पूछा गया। एक्सप्लेनेशन को डील करिए। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 70 की उपधारा 2 के अनुसार प्रत्येक वारंट तब तक प्रवर्तन में रहेगा जब तक कि उसे जारी करने वाले न्यायालय द्वारा रद्द न कर दिया जाए या वह निष्पादित न कर दिया। या तो उसका एग्जीक्यूशन होना मस्ट है या फिर जिस अधिकारी के द्वारा, जिस जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा वो समन इशू किया गया था उसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा क्या किया जाएगा, उस समन को समाप्त भी किया जा सकता है, अन्यथा किसी के द्वारा नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। एक गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन किया जा सकेगा। किस प्रकार से गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन किया जा सकेगा? साथियों इस क्वेश्चन का वेटेज देखिए कि किस किस एग्जामिनेशन में और कहाँ कहाँ पूछा है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वह भारत में कहीं भी इसका निष्पादन किया जा सकता है। एक्सप्लेनेशन डील करिए। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 77 वारंट के निष्पादन के संबंध में प्रावधान करती है। कौन सा धारा है साथियों? तो अगर हम सेक्शन की बात करते हैं तो धारा 77 के अंतर्गत ही हमको देखने के लिए बात मिलता है। निष्पादन से संबंध में प्रावधान करती है। धारा 77 के अनुसार गिरफ्तार का वारंट भारत में किसी भी स्थान में निष्पादित किया जा सकता है। कहीं पे भी, भारत में कहीं पे भी अगर
इस प्रकार का व्यक्ति है तो आप क्या कर सकते हैं, आप निष्पादित कर सकते हैं किसका, जो आपने वारंट जारी किया है। अब देखिए ट्रांजिट रिमांड का अर्थ क्या होता है साथियों, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे जाते हैं कि इस रिमांड को क्या कहते हैं, ट्रांजिट रिमांड क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा, यह अभियुक्त का एक राज्य की पुलिस द्वारा दूसरे राज्य को ले जाया जाना, इसी को ट्रांजिट रिमांड के अंतर्गत हम लोग जानते हैं। एक्सप्लेनेशन को डील करिए। जब किसी अभियुक्त को एक राज्य की पुलिस के द्वारा न्यायालय के आज्ञा से दूसरे राज्य को ले जाया जाता है तो इसे ट्रांजिट रिमांड के अंतर्गत ही माना जाता है और इसी को ट्रांजिट रिमांड कहा जाता है। यही हमारा क्वेश्चन था, एक राज्य की पुलिस के द्वारा दूसरे राज्य की पुलिस को अगर लेके जाई जाती है तो इसको ट्रांजिट रिमांड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को एनालिसिस करते हैं। एक व्यक्ति को उद्घोषित अपराधी मीन्स की प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित किया जा सकता है यदि वह किस स्थिति में किया जा सकता है, स्वयं को गिरफ्तारी से अगर छुपाता है तो उसको क्या किया जा सकता है, उसको उद्घोषित अपराधी कहा जा सकता है और उसके ऊपर क्या लगाया जा सकता है, उसके ऊपर इनाम की भी घोषणा की जा सकती है। अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं दोस्तों तो कह रहे हैं दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के अंतर्गत यदि किसी न्यायालय को चाहे साक्ष्य लेने के पश्चात या लिए बिना यह विश्वास करने का कारण है, मीन्स कि वो उसके पास रीजन टू बिलीव है, किसके पास, कोर्ट के पास, कि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध उसने वारंट जारी किया है फरार हो गया है या अपने आप को छिपा रहा है जिससे ऐसे वारंट का निष्पादन नहीं किया जा सकता है, तो ऐसा न्यायालय उससे यह अपेक्षा करने वाली लिखित उद्घोषणा मीन्स कि रिटन में यहाँ पे क्या कर सकता है, एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर उसको घोषित कर सकता है, लिखित उद्घोषणा प्रकाशित कर सकता है कि वह व्यथित विनिर्दिष्ट स्थान में और विनिर्दिष्ट समय पर जो उस उद्घोषणा के प्रकाशन की तारीख से कम 30 दिन के पश्चात का होगा हाजिर होगा। यहाँ पे एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर माना जाएगा और उसको एक लिखित आदेश दिया जाएगा कि आप क्या करेंगे, आप इस कोर्ट लॉ के अंतर्गत आप विदिन 30 दिन के अंदर आप क्या करेंगे, आप हाजिर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, सीआरपीसी की किस धारा के तहत जो व्यक्ति वारंट के निष्पादन से बच रहा हो तो उसे फरार घोषित किया जा सकता है। किसमें किया जा सकता है साथियों, तो धारा नंबर 82 के अंतर्गत ही ये किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करते हैं, कर दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत किसी फरार व्यक्ति को, किसकी बात कर रहा है साथियों, किसी फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा जारी की जा सकती है। तो ये किसके लिए की जा सकती है, तो धारा 82 के अंतर्गत ये हमको देखने के लिए मिलता है। अब इसके एक्सप्लेनेशन को डील करते हैं। तो दोस्तों एक्सप्लेनेशन में कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 82 के अंतर्गत किसी फरार व्यक्ति के हाजिर होने के लिए उद्घोषणा जारी की जाती है। किसके लिए साथियों, तो कोई अगर फरार व्यक्ति है, अगर कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है तो उसको पकड़ने के लिए क्या किया जा सकता है, उद्घोषणा जारी की जाती है। धारा 83 के अंतर्गत फरार उद्घोषित किए गए व्यक्ति की जंगम या स्थावर अथवा दोनों प्रकार की किसी भी संपत्ति की कुर्की का आदेश उसे फरार उद्घोषित करने वाले न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। धारा 81 गिरफ्तार व्यक्ति के गिरफ्तारी वारंट के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष लाए जाने पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया तथा धारा 80 जिस व्यक्ति के विरुद्ध गिरफ्तार का वारंट जारी किया गया है उसे गिरफ्तार होने पर प्रक्रिया का उपबंध किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को आप लोगों ने ऑब्जर्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता में फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा और संपत्ति की कुर्की की प्रक्रिया की गई है। कहाँ पे ये की गई है, तो धारा साथियों धारा 82 से लेकर के धारा 86 के अंतर्गत आपको ये पूरा प्रोसीजर आपको देखने के लिए मिलेगा जब आप सीआरपीसी को डील करेंगे। इसके एक्सप्लेनेशन को डील करिए। एक्सप्लेनेशन में कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 61 से लेकर धारा 61 से लेकर के 69 तक में समन को डिफाइन किया गया। धारा 70 से लेकर के 81 तक में गिरफ्तारी का वारंट दिया गया है। धारा 82 से लेकर के 86 तक उद्घोषणा और कुर्की दिया गया है तथा धारा 87 से लेकर के 90 तक आदि से क्या संबंधी अन्य नियमों के संबंध में प्रावधान दिया गया। तो साथियों यहाँ पे आप लोगों ने रेंज को भी एनालिसिस कर लिया और ये एग्जामिनेशन का ट्रेंडिंग चल रहा है कि रेंज एनालिसिस करने के लिए भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब तो चैप्टर ही दे करके पूछ दिया जा रहा है कि ये चैप्टर कहाँ से डील करता है, कौन सा ये चैप्टर है। तो इस प्रकार से भी आप क्या करेंगे, आप अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको प्रिपेयर करके रखेंगे। आप इसको एक बार और ऑब्जर्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 को बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगर हम 14 को देखते हैं तो कह रहा है एक गिरफ्तारी का वारंट तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के अंतर्गत फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा एक साथ जारी की गई तथा बाद में धारा 83 के अधीन कुर्की का एक परिणामिक आदेश भी निर्गत कर दिया गया। इन आदेशों की वैधानिकता क्या है, तो इसकी वैधानिकता क्या है, तो साथियों इसका करेक्ट आंसर सी होगा। धारा 82 के अधीन आदेश अवैधानिक तथा अनुचित है जिसमें कुर्की का परिणामिक आदेश भी दूषित हो गया है। यहाँ पे क्या हो गया, ये जो होगा दूषित हो जाता है।
यहाँ पे इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। एक्सप्लेनेशन में कह रहा है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 82 के अधीन आदेशिका अवैध तथा अनुचित है, जिसमें कुर्की का परिणाम आदेशित भी दूषित हो जाता है। दूषित की बात हम करते हैं तो साथियों ये हमको लास्ट में सीआरपीसी में देखने के लिए मिलता है। वास्तव में धारा 82 के अधीन फरार व्यक्ति की उद्घोषणा तभी जारी की जा सकती है जबकि अभियुक्त के विरुद्ध वारंट पूर्व में जारी किया जा चुका होगा, तभी ये किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। देखिए पे कह रहा है साइमल्टेनियसली इशू ऑफ वारंट एंड प्रोक्लेमेशन अंडर सीआरपीसी। इसको क्या कहते हैं तो साथियों अगर एक साथ इस दोनों को इशू कर दिया जाएगा तो ये क्या माना जाता है, ये माना जाता है ये इलीगल है। अब एक्सप्लेनेशन को डील करते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या करता है तो एक्सप्लेनेशन में कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 82 के अधीन फरार व्यक्ति की उद्घोषणा तभी जारी की जा सकती है। किसकी साथियों बात कर रहा है, फरार व्यक्ति की उद्घोषणा तभी जारी की जा सकती है जबकि अभियुक्त के विरुद्ध वारंट पूर्व में जारी किया जा चुका हो। विशुन दयाल बनाम एम्परर AIR 1943 पटना के वाद में यह अभी निर्धारित किया गया कि उद्घोषणा जारी करने के पूर्व न्यायालय को चाहिए कि वह वारंट की तामील करने की अधिकारिता का परीक्षण करे अथवा किसी अन्य रीति से अपने को संतुष्ट कर ले कि गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जा चुका है और अभियुक्त फरार हो गया। ये आपको क्या करना है, पहले ही आपको जांच कर लेना है, पहले ही आपको परीक्षण कर लेना है। यह अपने को छिपा रहा है या वारंट का निष्पादन नहीं होने दे रहा है। इस धारा की शब्दावली अज्ञापक है। उद्घोषणा तब तक जारी नहीं की जा सकती है जब तक कि गिरफ्तारी का वारंट जारी नहीं किया जा सकता है। ये एक प्रक्रिया होती है और इसी प्रक्रिया के अकॉर्डिंग जज साहब को करना होता है। अतः धारा 82 के अधीन वारंट और उद्घोषणा एक साथ जारी करना अवैधानिक और अनुचित के अंतर्गत इसको माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है पीरियड ऑफ अपीयरेंसेस फॉर प्रोक्लेमेशन इशूड अंडर सेक्शन नंबर 82 ऑफ सीआरपीसी इज नॉट लेस देन, कितना से कम नहीं होना चाहिए साथियों, तो 30 दिन। अभी आप लोगों ने 30 दिन का क्लॉज पढ़ा है जो कि अभी मैंने अपने क्वेश्चन में उसको डील किया है। एक्सप्लेनेशन को डील करिए। एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 धारा सेक्शन नंबर 82 सब क्लॉज 1 के अंतर के अनुसार यदि किसी न्यायालय को चाहे साक्ष्य लेने के पश्चात या लिए बिना यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध उसने वारंट जारी किया है फरार हो गया या अपने को छिपा रहा है जिससे ऐसे वारंट का निष्पादन नहीं किया जा सकता है, तो ऐसे न्यायालय उससे या अपेक्षा करने वाली लिखित उद्घोषणा प्रकाशित कर सकती है। क्या कर सकता है, एक रिटन प्रोक्लेमेशन यहाँ पे जारी कर सकता है कि वह व्यक्ति विनिर्दिष्ट स्थान में और विनिर्दिष्ट समय पर जो उस उद्घोषणा के प्रकाशन की तारीख से कम 30 दिन पश्चात होना चाहिए, हाजिर होने के लिए यहाँ पे कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के अंतर्गत उद्घोषणा उस व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जा सकती है जिसके विरुद्ध वारंट जारी हुआ हो। अतः उद्घोषणा जारी की जा सकती है। किसके विरुद्ध जारी की जा सकती है तो साथियों उपरोक्त सभी के लिए, आरोपित अपराधी के विरुद्ध भी, एक प्रतिभूति के विरुद्ध भी और एक साक्षी के विरुद्ध भी यहाँ पे क्या किया जा सकता है, एक प्रोक्लेमेशन जारी किया जा सकता है। एक्सप्लेनेशन देखिए। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 82 के तहत ऐसे आरोपित अपराधी, अभियुक्त, साक्षी और प्रतिभूति के विरुद्ध उद्घोषणा जारी की जा सकती है जिसके विरुद्ध वारंट जारी हुआ हो। संहिता की धारा 73 अभियुक्त तथा धारा 87 किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध वारंट जारी करने के लिए न्यायालय को सशक्त कर सकती है और इसी के बारे में आपको देखने के लिए मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के अंतर्गत उद्घोषणा ऐसे किसी व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जा सकती है जिसके विरुद्ध वारंट जारी किया गया हो। अतः उद्घोषणा किसके विरुद्ध जारी की जा सकती है साथियों, तो उपरोक्त सभी के विरुद्ध, एक अभियुक्त अपराधी के विरुद्ध भी, एक प्रतिभूति गारंटर के विरुद्ध भी और एक साक्षी के विरुद्ध भी क्या कर सकते हैं, आप प्रोक्लेमेशन जारी कर सकते हैं। अब एक्सप्लेनेशन को देखिए। कह रहा है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 82 के तहत ऐसे आरोपित अपराधी, अभियुक्त, साक्षी और प्रतिभूति के विरुद्ध उद्घोषणा जारी की जा सकती है जिसके विरुद्ध वारंट जारी हुआ, जिसके विरुद्ध पहले से ही वारंट जारी हुआ उसके विरुद्ध इस प्रकार का हम कर सकते हैं। संहिता की धारा 73 अभियुक्त तथा धारा 87 किसी व्यक्ति के विरुद्ध वारंट जारी करने के लिए न्यायालय को सशक्त कर सकती है, इस प्रकार का एम्पावरमेंट कोर्ट कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। कह रहा है दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत फरार व्यक्ति मीन्स की जो भाग गया है व्यक्ति, फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की का आदेश उद्घोषणा जारी किए जाने के पश्चात किसी भी समय ये आदेश दिया जा सकता है। तो साथियों कहाँ पर दिया जा सकता है, धारा 83 के अंतर्गत सेक्शन नंबर 83 के अंतर्गत दिया जा सकता है। एक्सप्लेनेशन को रीड आउट करिए। कह रहा है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 83 के अनुसार उद्घोषणा जारी करने वाला न्यायालय लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से
उद्घोषणा जारी करने के पश्चात किसी भी समय उद्घोषित व्यक्ति की जंगम या अस्थावर संपत्ति की या दोनों प्रकार की संपत्ति की कुर्की का आदेश क्या दिया जा सकता है, यहाँ पे पारित किया जा सकता है, चाहे वो जंगम संपत्ति हो चाहे वो अस्थावर संपत्ति हो। इस प्रकार का यहाँ पे कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा आदेश दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की, जो साथियों यहाँ पे कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 83 के अंतर्गत न्यायालय भगोड़े व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की का आदेश दे सकता है। कैसे दे सकता है, तो उद्घोषणा के पश्चात या उद्घोषणा के साथ साथ ही उसको क्या कर सकता है, इस प्रकार का आदेश पारित कर सकता है। एक्सप्लेनेशन देखिए, एक्सप्लेनेशन में कह रहा है यहाँ पे कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 83 के अनुसार धारा 82 के अधीन उद्घोषणा किए जाने वाले न्यायालय किसके द्वारा साथियों, तो जो न्यायालय ने उद्घोषणा किया है, जिन्होंने प्रोक्लेम्ड उसको घोषित किया गया, ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे उद्घोषणा जारी किए जाने के पश्चात किसी भी समय, कब साथियों, किसी भी समय उद्घोषित व्यक्ति की जंगम या अस्थावर या दोनों प्रकार की किसी भी संपत्ति की कुर्की का आदेश दे सकता है। किसी भी प्रकार की कुर्की का संपत्ति हो तो वहाँ पे इस प्रकार का आदेश पारित किया जा सकता है। परंतु यदि उद्घोषणा जारी करते समय न्यायालय का शपथ पत्र द्वारा या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि वह व्यक्ति जिससे संबंध में उद्घोषणा निकाली गई है को अपनी समस्त संपत्ति या उसके किसी भाग का व्ययन करने वाला है, या तो उसकी पूरी समस्त संपत्ति का अगर किसी भाग का भी व्ययन करने वाला है, अथवा ख अपनी समस्त संपत्ति या उसके किसी भाग को उस न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता से हटाने वाला है, तो उद्घोषणा जारी करने के साथ ही साथ कुर्की का भी आदेश यहाँ पे क्या किया जा सकता है, पारित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है साथियों कि यहाँ पे दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 82 व 83 के अनुसार निम्न में से कौन सा विधि का सही व्यक्त है, मीन्स कि इसको किस प्रकार से व्यक्त किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर बी मार्क किया जाएगा साथियों। कर न्यायालय किसी व्यक्ति को धारा 82 के अंतर्गत उसके अपने सम्मुख प्रस्तुत करने हेतु लिखित उद्घोषणा को प्रकाशित होने के पश्चात उसकी संपत्ति की कुर्की का आदेश भी यहाँ पे दिया जा सकता है, अन्यथा नहीं। ठीक, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। जब वारंट भी लागू नहीं किया जा सके तब अदालत कार्यवाही कर सकती है, किस प्रकार की कार्यवाही कर सकती है, अब इसके एक्सप्लेनेशन को यहाँ पे डील करिए। तो एक्सप्लेनेशन में कह रहा है साथियों कि देखिए इसका जो करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा वो बी वाला मार्क किया जाएगा। धारा 82 और 83 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत ही किया जा सकता है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी एक्सप्लेनेशन आपको नहीं दिया गया। क्वेश्चन नंबर 23 की हम बात करते हैं, तो 23 वाले में कह रहा है एक उद्घोषित व्यक्ति मीन्स की प्रोक्लेम्ड व्यक्ति की बात कर रहा है, एक उद्घोषित व्यक्ति जिसकी संपत्ति कुर्क की गई है, कुर्की की तारीख से निम्न अवधि के भीतर हाजिर होने पर संपत्ति अथवा विक्रय के शुद्ध आगमों का दावा कर सकता है। तो कौन कर सकता है, तो कुर्की के 2 वर्ष के भीतर ये किया जा सकता है। और आप क्वेश्चन के वेटेज को देखिए कहाँ कहाँ एग्जामिनेशन में कैसे कैसे पूछा गया। अब इसके एक्सप्लेनेशन को अगर हम डील करते हैं दोस्तों, तो एक्सप्लेनेशन में कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 85 सब क्लॉज 3 के अनुसार यदि कुर्की की तारीख से 2 वर्ष के अंदर कोई व्यक्ति, कब से साथियों, कुर्की की तारीख से 2 वर्ष के भीतर जिसकी संपत्ति उपधारा 2 के अधीन राज्य सरकार के वह अधीन है या रही है, उस न्यायालय के समक्ष जिसके आदेश से वह संपत्ति कुर्क की गई थी या उस न्यायालय के समक्ष जिसके ऐसे न्यायालय के अधीनस्थ है, स्वेच्छा से हाजिर हो जाता है या पकड़ कर लाया जाता है और उस न्यायालय के समाधानप्रद रूप में यह साबित कर देता है कि वह वारंट के निष्पादन से बचने के प्रयोजन से फरार नहीं हुआ था या छिपा नहीं था, कि यह उद्घोषणा की ऐसी सूचना नहीं मिली थी। मीन्स कि उस व्यक्ति को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कोर्ट ऑफ लॉ में आकर के पेश करना पड़ेगा, अपने आप को पेश करना पड़ेगा और वहाँ पे एज ए एविडेंस उसको बताना पड़ेगा कि ये जो उद्घोषणा हुआ था, इस उद्घोषणा के बारे में साहब हमको पता नहीं था, जज साहब हमको पता नहीं था, इसलिए मैं इसको उद्घोषणा को से मैं छिप नहीं रहा था, मुझे पता ही नहीं था। उसको यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे रीज़न टू बिलीव, वहाँ पे कोर्ट को वहाँ पे विश्वास दिलाना उस व्यक्ति को पड़ेगा। इसी के बारे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में डील करने के लिए मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 की हम बात करते हैं, कह रहा है दंड प्रक्रिया संहिता के तहत कौन सी अधिकतम अवधि है जिसमें कुर्की के बारे में दावे और आपत्तियां दायर करना आवश्यक है। तो साथियों यहाँ पे 6 महीने का टाइम पीरियड दिया और इसी के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। एक्सप्लेनेशन को डील करिए। संहिता की धारा 84 यह कहती है कि धारा 83 के अधीन फरार व्यक्ति की संपत्ति के कुर्की के संबंध में उद्घोषित व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति इस आधार पर कि संपत्ति में वह हित रखता है, कोई दावा या आपत्ति कुर्की की तारीख से 6 मास के भीतर कर सकेगा तथा ऐसे दावे या आपत्तियों की जांच की जाएगी और उसे पूर्णतः या भागतः मंजूर या नामंजूर किया जा सकेगा। दावेदार या आपत्तिकर्ता की मृत्यु अनुज्ञात 6 मास की अवधि के अंदर हो जाने पर उसका विधिक प्रतिनिधित्व दावे या
आपत्ति को चालू रखा जा सकता है। यहाँ पे आपत्ति को भी क्या किया जा सकता है, चालू रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है संपत्ति की कुर्की के बारे में दावे एवं आपत्तियों का प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित में से किस धारा में किया गया है। तो साथियों ये धारा नंबर 84 के 84 के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कोई उद्घोषित अपराधी जिसकी संपत्ति की कुर्की कर दी गई हो, क्या कर दी गई हो, किसी की संपत्ति की कुर्की कर दी गई हो, अपनी संपत्ति या विक्रय के मूल्य को न्यायालय में उपस्थित हो जाने पर वापस पा सकता है। कब पा सकता है, कुर्की होने के 2 वर्ष के भीतर वो क्या कर सकता है, इस प्रकार की संपत्ति को वो वापस भी पा सकता है। एक्सप्लेनेशन को डील करिए। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 85 में कुर्की हुई संपत्ति को निर्मुक्त करना, विक्रय और वापस करने का प्रावधान है। कुर्की की तारीख से 2 वर्ष के अंदर कोई उद्घोषित अपराधी जिसकी संपत्ति कुर्क की गई हो, वो अपनी संपत्ति या विक्रय के मूल्य को न्यायालय में उपस्थित हो जाने तथा न्यायालय का समाधान करा देने पर वापस प्राप्त करने का अधिकार भी क्या करता है, यहाँ पे रखता है। अगर वो इस प्रकार से करने में सफल रहता है तो वो वापस अपनी संपत्ति को प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 किसकी बात कर रहा है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न किस धारा के अंतर्गत उन दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए जिसमें कब्जे में वे है समन जारी किया जा सकता है। तो साथियों धारा 91 के अंतर्गत इस प्रकार का किया जा सकता है और उत्तराखंड एपीओ 2010 का ये क्वेश्चन भी रहा है। एक्सप्लेनेशन को डील करिए। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 91 दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने के समन जारी करने से संबंधित है। इस धारा में न्यायालय समन जारी करता है। क्या करता है साथियों, न्यायालय समन जारी करता है और पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी लिखित आदेश द्वारा दस्तावेज को प्रस्तुत करने को कह सकता है। तो इन चीज़ों को भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से एनालिसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 91 लागू नहीं होती है, तो एक अभियुक्त के ऊपर ये लागू नहीं की जा सकती है, उसी के बारे में ये बात कर रहा है। यहाँ पे देखिए इसके एक्सप्लेनेशन में कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 91 दस्तावेज या अन्य चीजें पेश करने हेतु समन जारी करने का उपबंध करती है। ऐसे समन व्यक्ति को इस धारा के अधीन जारी किया जा सकता है जिसके कब्जे या शक्ति में ऐसे दस्तावेज या चीज़ों स्पष्ट है। ऐसा व्यक्ति परिवादी, साक्षी या कोई अन्य व्यक्ति हो सकता है, किंतु अपराधी को धारा 91 लागू नहीं होता है। किसी भी अपराधी के ऊपर धारा 91 लागू नहीं किया जा सकता है अगर सीआरपीसी की हम बात करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में किसी दस्तावेज, पार्सल या अन्य चीज़ की तलाशी के लिए निम्नलिखित में से कौन वारंट जारी कर सकता है। किसके द्वारा वारंट जारी किया जा सकता है साथियों, ए एंड बी, जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा भी किया जा सकता है और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा भी क्या किया जा सकता है, किसी भी प्रकार का तलाशी का वारंट जारी किया जा सकता है। और क्वेश्चन का आप वेटेज देखिए, अभी बिहार के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। कर रहा है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 92 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दोनों ही डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में किसी दस्तावेज, पार्सल या अन्य चीज की तलाशी के लिए वारंट यहाँ पे जारी कर सकते हैं। इन्हीं के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 की हम बात करते हैं। डाक एवं तार घर की तलाशी का वारंट कौन जारी कर सकता है। तो साथियों जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के साहब के द्वारा ही यहाँ पे क्या किया जा सकता है, इस प्रकार का आदेश पारित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है जहां न्यायालय को यह ज्ञात नहीं है कि कोई दस्तावेज या चीज किसी व्यक्ति के कब्जे में है अथवा नहीं, तब क्या न्यायालय तलाशी वारंट जारी कर सकता है। तो जी हाँ, डेफिनेटली जारी कर सकता है और यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हाँ ही होगा और ये सीजे के एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है। देखिए एक्सप्लेनेशन। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 93 सब क्लॉज 1 ख के अनुसार जहां न्यायालय को यह ज्ञात नहीं है कि कोई दस्तावेज या चीज किसी व्यक्ति के कब्जे में है अथवा नहीं, वहां न्यायालय तलाशी वारंट जारी कर सकता है। न्यायालय क्या कर सकता है साथियों, तो तलाशी वारंट भी वहां पे जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर की बात करते हैं। कर अपराध प्रक्रिया संहिता किस धारा के अंतर्गत तलाशी वारंट जारी किया जा सकता है। तो साथियों धारा 93 के अंतर्गत इस प्रकार का तलाशी वारंट भी जारी किया जा सकता है। एक्सप्लेनेशन को रीड आउट करिए। कर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 93 के अंतर्गत किसकी बात कर रहे हैं साथियों, तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 93 के अंतर्गत तलाशी वारंट भी जारी किया जा सकता है। जबकि धारा 95 में कुछ प्रकाशनों के
संप्रहित होने की घोषणा करने और उनके लिए तलाशी वारंट जारी करने की शक्ति धारा 100 में बंद स्थान में भार साधक व्यक्ति तलाशी लेने देंगे तथा 105 में आदेशिकाओं के बारे में वैतिकारी व्यवस्था का प्रावधान भी किया गया है। तो इन सभी चीज़ों को आप यहाँ पे एनालिसिस करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। कह रहा है राज्य सरकार द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 95 के अंतर्गत पुस्तक को संप्रहित करने की घोषणा को अपास्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। तो कौन कर सकता है? तो साथ ही उच्च न्यायालय के समक्ष इसको अपास्त करने के लिए पेश किया जा सकता है और ये देख सकते हैं राजस्थान में पूछा भी गया है। दंड प्रक्रिया संहिता धारा 96 के अनुसार किसी ऐसे समाचार पत्र, पुस्तक या अन्य दस्तावेज जिसके बारे में धारा 95 के अधीन संप्रहण की घोषणा की गई है, कोई हित रखने वाला कोई व्यक्ति उस घोषणा के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 2 माह के अंदर उस घोषणा को इस आधार पर अपास्त करने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है। उस घोषणा को क्या करने के लिए? अपास्त मीन्स की समाप्त करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए उच्च न्यायालय में घोषणा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है विधि विरुद्ध निरुद्ध जिसको हम लोग प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम से जानते हैं। विधि विरुद्ध निरुद्ध व्यक्ति की तलाशी हेतु तलाशी वारंट जारी कौन कर सकता है, कौन इसके लिए सशक्त होता है? तो उपरोक्त सभी इसके लिए सशक्त होते हैं। जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा भी किया जा सकता है, उपखंड मजिस्ट्रेट के द्वारा भी किया जा सकता है, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के द्वारा भी किया जा सकता है। एक्सप्लेनेशन को देखिए, एक्सप्लेनेशन में कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 97 के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट तथा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विधि विरुद्ध निरुद्ध व्यक्ति की तलाशी के लिए वारंट जारी कर सकते हैं। इन्हीं लोगों के पास ये पावर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को एनालिसिस करते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 97 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन तलाशी वारंट जारी नहीं कर सकता है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि कौन तलाशी वारंट जारी नहीं कर सकता है। तो साथियों, आप सभी लोगों ने अभी पढ़ा है कि ये तीनों लोग तो जारी कर सकते हैं, लेकिन जो सत्र न्यायालय हैं ये इस प्रकार का आदेश नहीं जारी कर सकते और यही आपको फंसाने का प्रयास करेगा और यही क्वेश्चन आपके लिए निगेटिव टर्मिनोलॉजी का क्वेश्चन होता है। एक्सप्लेनेशन को डील करिए। एक्सप्लेनेशन में कह रहा है दोस्तों कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 97 के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट तथा प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट विधि विरुद्ध निरुद्ध व्यक्ति की तलाशी हेतु वारंट जारी कर सकता है। अतः धारा 97 अधीन सत्र न्यायालय तलाशी वारंट जारी नहीं कर सकता है। यहाँ पे ये सत्र न्यायालय जो होता है तलाशी नहीं जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36 में एनी प्रॉपर्टी विच मे बी अलॉटेड विच मे बी एलिज्ड और सस्पेक्टेड टू हैव बीन स्टोलन, ये इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कैन बी सीज बाई अ पुलिस ऑफिसर। अगर इस प्रकार का कोई भी दिख रहा है तो वो पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है? उस चीज़ को सीज कर सकता है। और इसके एक्सप्लेनेशन को अगर डील करते हैं तो ये सेक्शन 94 सब क्लॉज 1 गौ के अधीन कोई ऐसी संपत्ति जिस पर चुराई हुई होने का अभियोग है या चुराई हुई संपत्ति प्रतीत होता है तो पुलिस अधिकारी अधिगृहित है कि उस संपत्ति को क्या कर सकता है? उस संपत्ति को जब्त कर सकता है, अगर पुलिस अधिकारी को इस प्रकार का अगर बिलीफ होता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 98 के अनुसार एक अपहृत बालिका को उसके विधिपूर्ण भार साधक को वापस कर दिया जाने हेतु शपथ पर परिवाद किसके प्रस्तुत किया जा सकता है? तो साथियों, उपरोक्त सभी के लिए किया जा सकता है, जिला मजिस्ट्रेट को भी, उपखंड मजिस्ट्रेट को भी और जो जेएमएफसी साहब होते हैं उनको भी, फर्स्ट क्लास के। एक्सप्लेनेशन को डील करिए। एक्सप्लेनेशन में कह रहा है दोस्तों कि व्याख्या धारा 98 शपथ पर परिवाद किए जाने पर जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट यहाँ आदेशिका दे सकते हैं कि ऐसी स्त्री या 18 वर्ष से कम आयु की बालिका जिसको विधि विरुद्ध उद्देश्यों प्रयोजनों हेतु अपहृत किया गया हो तुरंत स्वतंत्र किया जाए तथा उसे विधिपूर्वक साधक को सौंपा जाए। ऐसे आदेश के पालन हेतु मजिस्ट्रेट बल प्रयोग भी कर सकता है। इस प्रकार के लिए क्या कर सकता है? मजिस्ट्रेट बल का भी प्रयोग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 95 के अधीन संप्रहण की घोषणा निम्न द्वारा अपास्त की जा सकती है। तो उच्च न्यायालय के द्वारा अपास्त की जा सकती है। और क्वेश्चन का आप वेटेज देखिए, क्वेश्चन कहाँ आपसे पूछा गया। एक्सप्लेनेशन को रीड आउट करते हैं। एक्सप्लेनेशन में कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 96 के अनुसार किसी ऐसे समाचार पत्र में, पुस्तक में या अन्य ऐसे दस्तावेज में जिसके बारे में धारा 95 के अधीन संप्रहण की घोषणा की गई है, कोई हित रखने वाला व्यक्ति उस घोषणा के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 2 मास के अंदर उस घोषणा को इस आधार पर अपास्त करने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है कि समाचार पत्र के उस अंक या उस पुस्तक अथवा अन्य दस्तावेज में जिसके बारे में वह घोषणा की गई थी कोई ऐसी बात अंतर्विष्ट नहीं है जो धारा 95 की उपधारा 1 में निर्दिष्ट
है। तो इन सभी चीज़ों को आप लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 की हम बात करते हैं दोस्तों। कह रहा है दंड प्रक्रिया संहिता का कौन सा प्रावधान बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट से संबंधित है। तो साथियों ये यहाँ पे आपका 97 वाला ही करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। और ये आपको एग्जामिनेशन में पूछा भी जाता है कि किसको हम लोग बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस के रिट के नाम से भी जानते हैं, किस सेक्शन को, तो वो सेक्शन नंबर आपका 97 ही होता है। और ये रैंडमली क्वेश्चन पूछ देता है और काफ़ी लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। एक्सप्लेनेशन को रीड आउट करिए। कर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 97 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा सदोष परिरुद्ध व्यक्ति की तलाशी के लिए जारी किया जाने वाला वारंट बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जैसा ही है, जिसमें मजिस्ट्रेट के आदेशिका से निर्दिष्ट पुलिस के माध्यम से सदोष परिरुद्ध व्यक्ति को उन्मोचित किया जाता है। उल्लेखनीय है कि भारत में पति और पत्नी को पुनः प्राप्त करने के लिए प्राय बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के स्थान पर धारा 97 के अधीन प्राप्त उपचार को ही प्रयोग करते हैं। धारा 96 में संप्रहरण की घोषणा को अपास्त करने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन किए जाने का प्रावधान। धारा 93 में तलाशी वारंट कब जारी किया जा सकता है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, इसलिए कह रहा है कि कब किया जा सकता है। तथा धारा 91 के तहत किसी अन्वेषण, जांच, विचारण या किसी अन्य कार्यवाही के लिए सुसंगत दस्तावेज या चीज को रखने वाले व्यक्ति को उन्हें प्रस्तुत करने के लिए न्यायालय द्वारा समन अथवा अन्वेषणकर्ता, जांच अधिकारी, पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को आदेश जारी कर सकने की शक्ति यहाँ पे प्रदान की जाती है। तो इन सभी चीज़ों को आप लोगों ने यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में। क्वेश्चन नंबर 40 में करा सदोष परिरोध में रखे व्यक्ति की तलाशी के लिए तलाशी वारंट कौन जारी कर सकता है। तो कौन जारी कर सकता है साथियों, तो डीएम साहब भी कर सकते हैं, एसडीएम साहब भी कर सकते हैं और मजिस्ट्रेट साहब भी कर सकते हैं। ये तीनों साहब के द्वारा इस प्रकार का आदेश जारी किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है एक स्त्री को विधि विरुद्ध प्रयोजन के लिए अपहृत किया जाए, उसे वापस करने के लिए तलाशी वारंट जारी नहीं किया जा सकता है। अब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आप ऑब्जर्व करेंगे तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के बारे में यहाँ पे बता रहा है। इसका करेक्ट आंसर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यहाँ पे बता रहा है, मीन्स की सी वाला इसका करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन को डील करिए। कर रहा है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 98 के अनुसार किसी स्त्री या 18 वर्ष से कम आयु की किसी बालिका को किसी विधि विरुद्ध प्रयोजन के लिए अपहृत किए जाने या विधि विरुद्ध निरुद्ध रखे जाने का शपथ पर परिवाद किए जाने की दशा में जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट यह आदेश कर सकता है कि उस स्त्री को तुरंत स्वतंत्र किया जाए या वह बालिका उसके पति, माता पिता, संरक्षक या अन्य व्यक्ति को जो उस बालिका का विधिकपूर्ण भार साधक है, मीन्स कि उसका संरक्षक है, तुरंत वापस कर दिया जाए और वह ऐसा बल प्रयोग द्वारा जैसा आवश्यक हो करा भी सकता है। तो ये सारी चीज़ों को आप लोगों ने यहाँ पे ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। क्या एक मजिस्ट्रेट किसी स्थान की जिसकी तलाशी के लिए वह तलाशी वारंट जारी करने के लिए सशक्त है अपनी उपस्थिति में तलाशी लिए जाने का आदेश दे सकता है? हाँ, धारा 103 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत इस प्रकार का वो आदेश भी पारित कर सकता है। एक्सप्लेनेशन को रीड आउट करते हैं। एक्सप्लेनेशन में कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 103 प्रावधानित करती है कि कोई मजिस्ट्रेट किसी स्थान की तलाशी अपनी उपस्थिति में लिए जाने का निर्देश दे सकती है जिसमें तलाशी के लिए वह तलाशी वारंट जारी करने के लिए सशक्त है। धारा 104 पेश की गई दस्तावेज या चीज़ों को परिबद्ध करने की मजिस्ट्रेट की शक्ति वह धारा 105 आदेशिकाओं के बारे में वैतिकारी व्यवस्था से संबंधित प्रावधान भी यहाँ पे कर सकती है। इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे एनालिसिस करने की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 43 की हम बात करते हैं। कह रहा है दंड प्रक्रिया संहिता धारा 102 के अंतर्गत चुराई हुई संपत्ति को अभिगृहित करने का अधिकार है। किसके पास ये अधिकार है? तो ये अधिकार होता है साथियों पुलिस अधिकारी के पास इस प्रकार का राइट होता है कि एक्सप्लेनेशन देखिए। संहिता की धारा 102 कुछ संपत्तियों को अभिगृहित करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति उपबंधित करती है। धारा के अनुसार धारा 102 के अनुसार पुलिस अधिकारी ऐसी संपत्ति को जिसके बारे में यह संदेह है या अभिकथन है कि वह चुराई हुई संपत्ति है अथवा जो ऐसी परिस्थितियों में प्राप्त होती है जिनसे किसी अपराध के किए जाने का संदेह हो अभिगृहित करता है। यदि अभिगृहित करने वाला पुलिस अधिकारी थाने के भारसाधक अधिकारी को अधीनस्थ है तो अभिगृहित की रिपोर्ट उसको तत्काल दे सकता है। किसके अंतर्गत? सेक्शन नंबर 102 सब क्लॉज 2 के अंतर्गत ये रिपोर्ट दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 103 के अधीन है। अब 103 के अधीन क्या है? जो इसका बी वाला करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा और बिहार सीजे 2009 में ये क्वेश्चन आस्क भी किया गया है। कह रहा है मजिस्ट्रेट अपनी उपस्थिति में तलाशी ली जाने का निर्देश दे भी
सकता है। उपर्युक्त प्रश्न के व्याख्या देख ले। उपर्युक्त जो ऊपर प्रश्न दिया गया है यही इसका एक्सप्लेनेशन भी डील कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 में, क्या दांडिक न्यायालय उसके समक्ष पेश की गई किसी दस्तावेज को परिरुद्ध कर सकता है? तो जी बिल्कुल हाँ कर सकता है। इसके एक्सप्लेनेशन को रीड आउट करते हैं। एक्सप्लेनेशन में कर रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 104 के अनुसार दांडिक न्यायालय यदि ठीक समझे तो उसके समक्ष पेश की गई किसी दस्तावेज या चीज को परिबद्ध भी कर सकता है। ये क्वेश्चन आप यहाँ से एनालिसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा के अधीन संविदाकारी राज्य परिभाषित है? तो साथियों इसका करेक्ट आंसर बी होगा। धारा 105 सब क्लॉज ए के अंतर्गत ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती है। और एक्सप्लेनेशन को देखिए, एक्सप्लेनेशन में कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 105 क के अनुसार संविदाकारी राज्य से भारत के बाहर कोई देश या स्थान अभिप्रेत है जिसके संबंध में केंद्र सरकार द्वारा संधि के माध्यम से या अन्यथा ऐसे देश की सरकार के साथ कोई व्यवस्था की गई है। इस धारा के वर्ष 1993 में अंतः स्थापित किया गया था। और इसको आपने यहाँ पे बता भी दिया था कि 1993 में इस सेक्शन को क्या किया गया था, इनकॉर्पोरेटेड भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, सीआरपीसी की कौन सी धारा विदेशी सरकारों के साथ केंद्र सरकार द्वारा संधि के माध्यम से पारस्परिक व्यवस्था द्वारा शमन, वारंट, न्यायिक प्रक्रिया जारी करने का व्यवस्था करती है? तो साथियों धारा 105 सब क्लॉज ए कैपिटल ए के अंतर्गत ये हमको देखने के लिए मिलता है। इसके एक्सप्लेनेशन को रीड आउट करिए। एक्सप्लेनेशन में कर रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 105 ए उपधारा को में संविदाकारी राज्य को परिभाषित किया गया। किसको किया गया साथियों? तो संविदाकारी राज्यों को परिभाषित किया गया। इसके अनुसार संविदाकारी राज्य से भारत से बाहर ऐसा कोई देश या स्थान अभिप्रेत है जिसके संबंध में केंद्र सरकार संधि के द्वारा या अन्यथा ऐसे देश की सरकार के साथ कोई व्यवस्था करे जिसमें समन, वारंट या न्यायिक व्यवस्था जारी रखा जा सकता है। इसी के बारे में यहाँ पे डील कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 की हम बात करते हैं कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 106 के अंतर्गत परिशांति कायम करने के लिए सदाचार के लिए प्रतिभूति पर छोड़ने का अधिकार निम्न में से कौन दे सकता है? तो उपर्युक्त सभी को दे सकते हैं। सत्र न्यायालय को भी दे सकते हैं, दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी भी, और अपील या पुनर्निरीक्षण न्यायालय भी ये दे सकते हैं। एक्सप्लेनेशन को डील करिए। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 106 के अनुसार सत्र न्यायालय या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय या अपीली एवं पुनर्निरीक्षण न्यायालय को परिशांति कायम करने के लिए सदाचार के लिए प्रतिभूति पर छोड़ने का अधिकार भी यहाँ पे क्या दिया जा सकता है, प्रदान किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 49 को रीड आउट करते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 106 में अच्छे आचरण हेतु बंद पत्र निष्पादित करने हेतु आदेश देने का अधिकार है। किसके पास है? इनमें से कोई नहीं है। केवल न्यायिक मजिस्ट्रेट को, केवल पुलिस आयुक्त को, केवल कार्यपालक मजिस्ट्रेट को, इनमें से कोई नहीं है। ये इस प्रकार का कोई नहीं दे सकता। वो देने का अधिकार सिर्फ डीएम साहब को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है कि परिशांति बनाए रखने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 106 के अंतर्गत अधिकतम कितने समय के लिए बंद पत्र भरवाया जा सकता है? तो 3 वर्ष के लिए यहाँ पे एक बंद पत्र, एक आपसे बॉन्ड भी फिल कराया जा सकता है। एक्सप्लेनेशन को डील करिए। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 106 के अंतर्गत परिशांति बनाए रखने हेतु अधिकतम 3 वर्ष के लिए बंद पत्र भरवाया जा सकता है। ये इसका एक्सप्लेनेशन डील करता है। और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन हम डील कर रहे हैं जो कि कह रहा है दोष सिद्धि पर परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति आदेश देने में सक्षम नहीं है। कौन नहीं है? तो जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट है ये सक्षम नहीं है। साथियों इस सेशन में इतना ही क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया था। जो भी पॉसिबल हो सकता था वो क्वेश्चन मैं लेकर के आया था। अगर जो भी क्वेश्चन सब हमारे पास बचे हैं जो कि इस चैप्टर से हैं 106 से लेकर के 153 तक, उस सेक्शन को, उस क्वेश्चन को मैं पार्ट नंबर 4 में आपके लिए लेकर के आऊँगा। पार्ट 3 मैंने ऑलरेडी आपके सामने डील कर लिया। साथियों एक रिक्वेस्ट आपसे और है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़रूर आप डिटेल में पूरा वॉच करिएगा, जिससे कि आपको वीडियो का फुल नॉलेज आप यहाँ पे पा सकते हैं। साथियों अगर आपका कोई फ्रेंड है जो बिहार PCSJ का प्रिपरेशन कर रहा है या किसी भी स्टेट का प्रिपरेशन कर रहा है, अगर वो जे का प्रिपरेशन कर रहा है, तो प्लीज़ मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये वीडियो प्लीज़ उन तक सर्कुलेट करिएगा, जिससे ज़्यादा लोग इस वीडियो से जुड़ सकें। साथियों अब मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, फिर धन्यवाद।